चलो देखो हम लोग बात करते हैं जरा सा, क्या रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इस तरीके से रोल कर रहा है, ठीक है, गोल घूम रहा होता है पहिया वगैरह, ठीक है, तो कार वगैरह को अगर चलना है रोड पे, अगर पूरा तरह से एकदम स्लिपरी रहेगा सरफेस, तो चलने में थोड़ा दिक्कत होगा ना। तो चलते समय, कार को चलते समय कार के पहिया वगैरह को सपोर्ट मिलता है अगर रोड पे थोड़ा क्या घर्षण रहता है। ग्रिप जितना अच्छा रहेगा, पहिया को घूमने में उतना अच्छा हो जाता है ना। ये इस तरीके से घूमता है, जब पहिया वगैरह रोटेट करता है, घूम रहा होता है, तो फ्रिक्शन इसमें पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इस तरफ काम कर रहा होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा रोड पे, तो ऑब्जेक्ट को घूमने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, पुराना समय में क्या होता था कि जैसे पहले ऑब्जेक्ट वगैरह को हम लोग क्या करते थे, धक्का दे करके लेकर के जाया करते थे। ठीक है, तो जब धक्का दे करके अगर लेकर के जाएंगे, तो धक्का देते समय क्या होता है, सरफेस के बीच जो घर्षण होता है, उस समय शुरू में जब ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, तब तो काम करता है कौन सा फोर्स। जैसे अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और सरफेस पे है, तो हम लोग इस तरफ ऐसे करके फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, शुरू में पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फोर्स बढ़ाएंगे, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और जब वस्तु चलना शुरू कर देता था, तब फिर कौन सा फोर्स काम करता था, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। एफएस मैक्स जो होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, उसके तुलना में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि जब वस्तु चलने लग जाता है तब का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट को हमको चलाना है, तो शुरू में जो फोर्स लगा रहे होते हैं, धीरे 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 हमको फोर्स बढ़ाना पड़ता है। जब हम लोग एकदम एक बार चलना शुरू कर देता है, तब थोड़ा कम ताकत से भी चलने लग जाता है। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, उसके तुलना में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, यानी जब वस्तु चल रहा है तब का जो फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा कम रहता है। अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते थे, लेकिन हम लोग को ताकत इसमें लगता है ज्यादा, है ना। कभी मान लिया जाए, जैसे पुराने समय में सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ था ना, पहिया का खोज हुआ था, तो उस समय होता क्या था, तो जैसे मान लिया जाए ऐसे वस्तु रहता था, तो इसको धकेल करके ले जाने में दिक्कत तो होता था। मान लिया जाए कभी कभी आदि मानव या किसी लोग को क्या मिला, ऐसा गोल पत्थर उत्तर है, उसको जब धकेला उकेला तो क्या आसानी से जाएगा ना। ऐसे चलाने में क्या होता होगा, काफी ज्यादा आसान। तो उससे लोग को समझ में आया कि अगर गोल वस्तु है तो उसको धकेलना आसान हो जाता है। फिर उसी से पहिया का कॉन्सेप्ट वगैरह बना, क्या फिर पहिया लगा करके इस तरीके से वस्तु बना लिया गया, और उसके ऊपर अब ये सब वस्तु को रख करके और धक्का दे करके ले जाना काफी आसान हो गया फिर ना। तो जब पहिया बना लिए, यानी कि रोलिंग मोशन हो रहा होता है, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा चक्का और सतह के बीच, उस समय सबसे कम फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के तुलना में रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होता है, इसलिए हम लोग वस्तु को जब घुड़का करके इस तरीके से लेके जाएंगे तो ले जाना काफी आसान हो जाएगा, भारी से भारी वस्तु को। ठीक है, अच्छा, अगर मान लिया जाए दो, जैसे इसका वजन और इसका वजन सेम है ना, तो धक्का दे करके लेके जा रहे हैं घिसका करके इस तरीके से, उसके तुलना में इस तरीके से घुड़का करके लेके जाना ज्यादा आसान हो जाता है। सेम मास का ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे धक्का देने से ज्यादा अच्छा है ऐसे घुमा करके अगर लेकर के जाएंगे, दोनों का वजन सेम है तो इसको लेकर के जाना आसान है, इसमें कम फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अच्छा, तो ये सब चीज होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। हम लोग फोटो देखें यहां पर, क्या ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है आगे की ओर ना, ये बॉल बेरिंग वगैरह है। और ज्यादा एडवांस रूप से हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा उसका यूज करके, पहिया वगैरह का ये सब का इस्तेमाल करके थोड़ा और एडवांस रूप का इस्तेमाल किए। ये सब भारी वजन है उसका इसमें लगा दिया जाता है ताकि वजन दे करके घुमा सके। बॉल बेरिंग वगैरह देखे होगे ना, इसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन वगैरह काम करेगा ना। अच्छा, ये सब चीज होता है। देखो जैसे बॉल बेरिंग वगैरह होगा, तो इसमें भी ये सब घूम रहा होता है ना, ग्रीस वगैरह दे करके उसको एकदम फ्री कर लिया जाता है ताकि और ज्यादा फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। जो स्लाइडिंग गेट वगैरह सब होता है, गेट का स्लाइड वगैरह करते हैं, उसमें नीचे में चक्का लगा रहता है छोटा ना, उसमें क्या रहता है, वो सब बॉल बेरिंग वाला सब रहता है। ठीक है, तो काफी आसान होता है वो सबको हम लोग को क्या चलाना वगैरह, भारी से भारी चीज को बॉल बेरिंग पे हम लोग चला सकते हैं ना। ये सब चीज का ध्यान रहे।
ये सब जैसे कि कोई भी वस्तु वगैरह का क्या होता है, एक सेकेंड, ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इसमें है ना मोशन वगैरह होगा, ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है ना, उसमें फ्रिक्शन जो होता है वो पीछे की तरफ इसमें काम करता है, वस्तु आगे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बाकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है उसके तुलना में सबसे कम मात्रा में लगता है, तो आसान होता है घुड़का के लेके जाना किसी वस्तु का, है ना। क्या लिखे हैं इसके बारे में कि रोलिंग फ्रिक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रिक्शन फोर्स अमंग ऑल टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, सभी फ्रिक्शन फोर्स में से रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्योर, अगर मान लीजिए प्योर रोलिंग हो रहा हो, एकदम प्योर रोलिंग तो ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर प्योर रोलिंग होगा तो कहेंगे कि फ्रिक्शन एकदम ना के बराबर होगा, फ्रिक्शन लगभग जीरो। प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ एक आध पॉइंट और भी खास जानेंगे। एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये सरफेस है, रफ सरफेस है, अच्छा इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास है क्या, m, और ये वाला ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में काम कर रहा है जो फ्रिक्शन, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का कोफिशिएंट दिया हुआ म्यूएस, म्यूएस स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा, और जब हम इसको धक्का देंगे तो क्या होगा, उधर धक्का देंगे, अगर इस पर इधर फोर्स लगाएंगे, अगर फोर्स लगाएंगे क्या, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स उधर लगाएंगे तो इस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन काम करेगा क्या, एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा पीछे की तरफ। अच्छा, हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो इधर अधिकतम फ्रिक्शन फोर्स कितना, एफएस मैक्स काम करता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इतना। अगर हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वस्तु चलने लगेगा, और जब वस्तु चलने लगेगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। अच्छा ठीक, ये वस्तु नॉर्मल, ये क्या होगा, नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, mg लगेगा ना, कोई भी वस्तु है तो नीचे अर्थ उसको खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके ऊपर, कितना लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। अच्छा, ये सतह को दबाएगा तो सतह वापस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। क्या, नॉर्मल फोर्स। अच्छा ठीक है, यहां पे एक बात नोटिस करने वाला चीज है, यहां पर नॉर्मल बराबर क्या है, mg। यहां पे तो नॉर्मल क्या है, किसके बराबर है, mg के बराबर, हम लोग जानते हैं ये सब बात। अच्छा ठीक है, यहां पे इस डायरेक्शन में देखो तो एफएस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और इधर क्या है, नॉर्मल फोर्स। इन दोनों फोर्स का अगर हम रिजल्ट का बात करें तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ऐसे बीच में आएगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, याद करो, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्ट ऐसे बीच में आएगा। अच्छा ठीक है, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमारा नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का दूसरा नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफएस मैक्स का दूसरा नाम। तो एफएस मैक्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है, ये रिजल्टेंट हमारा नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको, हाँ, थीटा से टी नोट की, ये एंगल क्या हो गया, वही नॉर्मल फोर्स, और जो रिजल्टेंट होता है एफएस मैक्स और नॉर्मल का, उनके बीच का कोण कहलाता है। ये हमारा म्यूएस पे डिपेंड करता है। बात करते हैं क्या चीज होता है, कैसे, क्या कहानी। अच्छा देखो, तो हम लोग जानते हैं ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहां ला सकते हैं। अगर हम इस एफएस मैक्स को, एक वेक्टर है ना, इस वेक्टर को शिफ्ट करके अगर हम यहां लेकर के आगे तो ये हमारा क्या है, एफएस मैक्स। तो एक ट्रायंगल बन गया, तीन वेक्टर से हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहां पे एक चीज देखो, इधर हमारा क्या है, एफएस मैक्स है। अच्छा ठीक है, इधर हमारा क्या है, नॉर्मल है, और इसका रिजल्ट ट्रायंगल लॉ याद करो, ये तो ऐसे करके हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, इसका रिजल्टेंट है ना। अच्छा, और रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का ये एंगल, यही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
नॉर्मल और ये इसी को हम लोग खिसका के यहां रख दिए तो एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल और इस रिजल्ट के बीच का एंगल ये थीटा, यही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये थीटा हम लोग चाहे तो इस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। देखो तो जरा सा कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल में। यहां पे हम लोग चाहे तो एक बात लिख सकते हैं, जरा देखो तो हेयर टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी एफ एस मैक्स भागा नॉर्मल। क्या लिख सकते हैं, एफ एस मैक्स अब भागा नॉर्मल, ऐसा लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर एफ एस मैक्स भागा नॉर्मल। अब इसमें एक चीज देखो तो एफ एस मैक्स क्या होता है, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। एफ एस मैक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो चूंकि टेन थीटा बराबर एफ एस मैक्स भागा नॉर्मल, और एफ एस मैक्स को क्या बोलते हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल। एफ एस मैक्स को म्यू एस इंटू नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा भागा में क्या, नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल कट जाएगा तो ये क्या आएगा, म्यू एस। यानी कि जो टेन थीटा है वो बराबर क्या होता है, म्यू एस। इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स म्यू एस, टेन इनवर्स। ये देखो ध्यान से, तो यानी कि ये जो थीटा है हमारा किस पे निर्भर किया, म्यू एस पे। यही चीज लिखा हुआ, इट डिपेंड्स ऑन क्या, म्यू एस। तो यानी कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे निर्भर करता है, म्यू एस ना। दोनों सरफेस के बीच म्यू एस कैसा है, दोनों सरफेस के बीच बनावट कैसा है, उस चीज पे फ्रिक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स म्यू एस। मान लिया जाए म्यू एस का मान दिया हुआ है √3, म्यू एस का मान क्या दिया, √3। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स √3, और √3 टेन इनवर्स √3, ये 1060 डिग्री का मान होता है। तो म्यू एस का मान क्या हो जाएगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। टेन इनवर्स मान लिया जाए यहां √3 लिखा हुआ है, तो टेन इनवर्स √3 मतलब क्या, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मान होता है क्या, √3। तो ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया क्या, टेन इनवर्स म्यू। ये किसके बारे में हम लोग पढ़े, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है भैया, नॉर्मल और एफ एस मैक्स का जो रिजल्टेंट है, ये इस रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच के कोण को ही हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है जो कि काम का चीज होता है, फ्रिक्शन या ये सब टॉपिक में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा अगर अपर लेवल का क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं कहीं तो। अच्छा एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या एंगल ऑफ रिपोज है, जैसे मान लिया जाए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका सरफेस ये मेरा क्या है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है। इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है, इसका ये मास क्या हो गया m, ठीक है। अच्छा चलो अब इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे रखे हुए मान लिया जाए, ठीक है। जैसे जैसे इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे ऊपर उठाएंगे ब्लॉक के स्लाइड होने का चांस बढ़ेगा, ब्लॉक के स्लिप करने का चांस बढ़ेगा। मान लिया जाए करते 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 एक एंगल पे पहुंच गए, अब इस एंगल पर वह वस्तु चलना शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा। उससे ज्यादा एंगल करेंगे, मान लिया जाए एंगल बढ़ाते 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 10 15 20 50 60 डिग्री तक गए। अब 60 से जरा भी एंगल बढ़ाएंगे, 61 करेंगे तो वस्तु चलना लग जाएगा। 60 डिग्री एक ऐसा एंगल हो गया जहां पर कि यह वस्तु चलना स्टार्ट करेगा। तो वह 60 डिग्री जो होगा, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 60 डिग्री, जहां तक कि यह बर्दाश्त कर सकता है, टिक पा रहा है, 60 डिग्री से जरा भी एंगल बढ़ाएंगे तो यह चलना लग जाएगा। तो 60 में चलने चलने की स्थिति में आ गया, तो वह एंगल कहलाएगा हमारा क्या, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ क्या कहलाएगा, रिपोज, जिस एंगल के बाद चलना स्टार्ट कर देता है ना। तो जब चलना स्टार्ट करेगा वैसा वाला सिचुएशन आएगा, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। नीचे क्या फोर्स लगता है, mg। क्या इधर क्या फोर्स लगता है भैया, mg साइन थीटा। इधर क्या लगता है, mg कॉस थीटा। ये होता है थीटा। ऊपर क्या लगता है, नॉर्मल। ये सब हम लोग पढ़े है ना। ये वस्तु के ऊपर mg साइन थीटा इधर लग रहा है, तो ये वस्तु इधर जाना चाह रहा है,
वस्तु इधर जाना चाह रहा है तो इस पर पीछे की तरफ घर्षण लगेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स। और जब तक ये रुका हुआ है वस्तु, तब तक स्लाइड कर नहीं रहा है, तब तक पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब चलने चलने की स्थिति में आ जाएगा तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इधर क्या लगेगा भाई, एफएस मैक्स काम करेगा। क्या उधर क्या काम करेगा, एफएक्स मैक्स। और एफएस मैक्स का मान क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल। यहां पे दोनों सरफेस के बीच में क्या है, ये म्यू एस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। यहां पे क्या होगा, एट थीटा बराबर अल्फा, यानी कि जब एंगल हमारा एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में वो चलने चलने की स्थिति में आएगा, यानी इधर का फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब जरा भी उठाएंगे तो इधर का फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से आगे बढ़ जाएगा और ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो एट इक्विलिब्रियम, यानी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इधर का फोर्स और उधर का फोर्स बराबर, यानी कि एम जी साइन थीटा बराबर क्या, एफ एस मैक्स। इधर का फोर्स उधर के एफ एस मैक्स के लगभग बराबर रहेगा जब चलने चलने का स्थिति पैदा होगा। और एम जी साइन थीटा, अब ये बराबर, ये इसके बराबर हो गया, तो अब ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा, इसको लेंगे। अच्छा, एफ एस मैक्स का मान क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल क्या होता है भाई, यहां पे एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस, तो यहां पे थीटा क्या, अल्फा लेंगे ना, जब एंगल ऑफ रिपोज हो गया, मैक्सिमम एंगल पे है, तो थीटा हमारा किसके बराबर, अल्फा के बराबर। वैसे सिचुएशन में यहां पे देखो क्या क्या चीज कटने वाला है, देखो एम जी कट गया, एम जी कट गया, क्या साइन अल्फा बटा में कॉस अल्फा, क्या, हाँ, यानी कि यहां पे साइन अल्फा भागा में कॉस अल्फा, डायरेक्ट टेन अल्फा लिख दे इसको, डायरेक्ट टेन अल्फा, ठीक है ठीक है, चलो। तो यानी कि टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या, म्यू एस, इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस। तो अल्फा किसके बराबर है भाई, टेन इनवर्स म्यू एस। तो एंगल ऑफ रिपोज का मान क्या आया, टेन इनवर्स म्यू एस। क्या, अगर हमको म्यू एस पता रहे तो हम तुरंत एंगल ऑफ रिपोज पता कर लेंगे कि कितना डिग्री पे वो चलना स्टार्ट करेगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है एग्जांपल में जिसका आंसर 15 डिग्री ऐसे करके आया था कुछ। तो ये सब चीज हम लोग बात की, एंगल ऑफ क्या, रिपोज वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें एक सिचुएशन और होता है, देखो, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। मान लिया जाए एंगल ऑफ रिपोज से हम ज्यादा एंगल कर दिए तो क्या होगा, वस्तु चलना लग जाएगा। यानी कि कहानी ऐसा है, अगर मान लिया जाए इसी में अगर थीटा जो है वो अल्फा से क्या है, कम है, अगर थीटा, अगर ऐसा सिचुएशन रहे, इफ थीटा इज लेस देन अल्फा, तो रुका रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कोण जो है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल अल्फा से, एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा तो वस्तु नहीं चलेगा, स्लाइड नहीं करेगा। अगर यही एंगल हमारा अल्फा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो चलने चलने के जस्ट स्टार्ट, जब अल्फा के बराबर, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाएगा तो चलना चलना शुरू करेगा। और जब हमारा एंगल अल्फा से बड़ा हो जाएगा तो मूव करेगा, ये मूव करने लग जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया जाए यहां पे ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस पर इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी साइन थीटा लगता है हमेशा। अच्छा ठीक है, नॉर्मल फोर्स कौन सा लगता है भैया, नॉर्मल ऊपर, इधर क्या, एम जी कॉस थीटा, नीचे क्या लगता है, एम जी, पीछे क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब ये चल रहा है तो ये क्या है, इन मोशन, इसका एक्सेलरेशन ए है। ये वस्तु ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, अगर तो उस दौरान जब ये इधर स्लाइड करेगा तो पीछे के चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा,
ना, हमको एक्सेलरेशन पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन ए कितना होगा जब ये इधर आएगा। तो इस पे चूंकि हम लोग जानते हैं फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या जानते हैं, F बराबर एम ए। तो नेट फोर्स इसमें देखो तो ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है इससे, तब ना ये इधर स्लाइड कर रहा है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम घटा देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा, यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन नेट फोर्स हुआ, बराबर इसका मास m इंटू इसका एक्सेलरेशन a। हमको a एक्सेलरेशन पता करना है। अच्छा ठीक है, तो m g साइन थीटा माइनस एफ के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल। ये क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल बराबर क्या, एम ए। अच्छा ठीक है, देखो तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल का मान क्या है भाई, एम जी कॉस थीटा, हम लोग जानते हैं एम जी कॉस थीटा बराबर क्या है, एम ए। यहां पे देखो तो एक चीज है जो कटेगा, एम यहां भी है, यहां एम है, एम को दोनों बाहर निकाल के इस एम से काट सकते हैं, ये एम और ये एम कट जाएगा। तो फिर देखो तो क्या बनेगा यहां पर, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा बराबर क्या, एक्सेलरेशन। क्या ये जो एक्सेलरेशन होगा हमारा इतना होगा, ठीक है। ये जी का वैल्यू या साइन थीटा का वैल्यू, म्यू के जी या कॉस थीटा। एक इस चीज को समझाते हैं, देखो एक जैसे क्वेश्चन है, मान लिया जाए इस पे, ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन है, एक ब्लॉक दिया हुआ है जो कि स्लाइड डाउन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसका इंक्लाइंड प्लेन का एंगल क्या है, 30 डिग्री है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4, यानी कि सॉल्यूशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, g/4 है, यानी कि हमारा जो ये है ये क्या दिया हुआ है, g/4 है। अच्छा ठीक है, और ये जो थीटा है वो कितना दिया हुआ है भैया, थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, लास्ट है ये। अच्छा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू के, यानी बताइए कि म्यू के का मान कितना होगा। सवाल में क्या मांग दिया है, म्यू के, ये म्यू के मांग रहा है, ठीक है, और ये दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा बराबर है क्या, जी साइन थीटा, चूंकि वी नो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, ए, यही है। अच्छा ठीक है, तो जी हमारा, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, साइन थीटा यानी कि साइन 30, साइन क्या 30 माइनस म्यू के हमको पता करना है। अच्छा, जी को वैसे छोड़ देंगे। अच्छा, कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस 30 डिग्री बराबर एक्सेलरेशन हमारा कितना है भैया, g/4। हमको अब इसको सॉल्व कर लेना है, g इंटू साइन 30 क्या होता है, 1/2 माइनस म्यू के इंटू जी इंटू कॉस 30 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू जी बाय क्या करेंगे 4। तो यहां से देखो तो क्या आया, g/2 माइनस म्यू के जी √3 क्या 2 इज इक्वल टू g/4। अब यहां से हमको खाली सॉल्व करना है ना इसको, क्या यहां से हमको क्या निकालना, म्यू के, ठीक है। तो इसको इधर करते हैं, इसको उधर करते हैं, क्या हो गया, g/2 माइनस g/4 इज इक्वल टू, ये वाला इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा म्यू के जी √3 क्या 2। यहां पे देखो तो कुछ कट रहा है, जी और जी कट गया, दोनों तरफ से जी कॉमन निकाल के उधर से काट सकते हैं क्या। तो यहां से देखो तो क्या आंसर आया, यहां पे 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू म्यू के इंटू √3/2। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना 8 क्या, अच्छा 1/2 में से 1/4 जाएगा तो शायद 1/4 आएगा, पता नहीं। तो ये दोनों नीचे का गुना हो जाएगा ना, 2 गुना 4, ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, बराबर क्या म्यू के √3/2
2, तो ये कितना हुआ, 4 में से 2 गया, 2 भागा 8 इज इक्वल टू क्या हुआ यहां पे, म्यू के नहीं क्या हुआ, जैसे सॉल्व करना है करो ना, सबका अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का। 1/4 तो देखिए क्या आंसर आ रहा था, म्यू के √3/2। तो ये देखो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/4, ये इधर गुना हो गया, √3 भाग में आ गया इज इक्वल टू क्या, म्यू के, तो ये इससे कट जाएगा तो 1/2 √3, देयरफॉर म्यू के इज इक्वल टू 1/2 √3 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। क्या ये इस तरीके से हम लोग निकाले, यानी कि क्या क्या चीज हम लोग किए जरा सा देखते हैं। बात किए सबसे पहले हम लोग समझे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, फिर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझे, फिर एंगल ऑफ रिपोर्ट जाने, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन समझे ना रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, फिर एक क्वेश्चन किए। ठीक है, ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो काम देगा अगर कभी कोई एक्स्ट्रा लेवल पे अगर कोई चीज क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करते हैं हम लोग, या कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह को बनाने का कोशिश करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़